अमेरिका वहाँ जाएगा। देखो सर, अमेरिका को अपनी तरफ व्यापार बढ़ाना है। अब वो अमेरिका भारत का सगा नहीं है, ना वो चीन का है जहाँ से उसे चीज़ें मिलेगी। अच्छा, आपको पता है ना कि चाइना से हम भी बहुत ज़्यादा आयात करते हैं। एक काम हो रहा है, आराम आराम से काम हो रहा है, आराम आराम से काम हो रहा है। एक कंपनी ने कह दिया कि मुझे एक ऑर्डर मिला है पर इसे मैं 2 साल बाद पूरा करूँगी, और वो एकदम से तेज़ी आ गई। डोनाल्ड ट्रम्प हो या भारत के अंदर कुछ चीज़ें हों, ऐसे कौन से वो निवेशक होते हैं जो अचानक से तेज़ी और अचानक से गिरावट न्यूज बेस ला देते हैं? क्या आप और हम ऐसा कर सकते हैं? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज कई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प, एलन मस्क की चीन यात्रा हो, या भारत के शेयर बाजार आज तेजी के रुख में क्यों अचानक से आ गए, या HFCL ने कौन सा एक बड़ा काम कर दिया है, उसकी क्या उसको मंजूरी मिल गई है। ओला टेस्ला इंक के बाद पहली भारतीय कंपनी बन गई है, कुछ उसने ऐसा कर दिया है। और पटेल इंजीनियरिंग का आज आपको पता ही है Q4 आया है, जहां पर उसने अपने रेवेन्यू को कम किया है। जिस तरीके से न्यूज़ में आ रहा है, उस खूबियों को भी आज हम चीज़ों को समझ कर चलेंगे। और शुगर सेक्टर के अंदर क्यों आज गिरावट आ गई, उस चीज़ को समझेंगे। और अडानी ग्रुप को भी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, बाजार के रुख न्यूज बेस ही चल रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो या भारत के अंदर कुछ चीज़ें हों। ऐसे कौन से वो निवेशक होते हैं जो अचानक से तेज़ी और अचानक से गिरावट न्यूज बेस ला देते हैं? क्या आप और हम ऐसा कर सकते हैं? मान लो कुछ चीज़ हो रही है और आपने देखा तेज़ी आ गई, ये तेज़ी लाने वाले कौन हैं? आप और मैं कभी नहीं हो सकते, पब्लिक कभी नहीं हो सकती तेजी लाने और गिरावट के लिए। ध्यान रखना, ये ऐसे कौन से इन्वेस्टर हैं जो किसी चीज़ को परख लेते हैं और उसी टाइम तेजी ला देते हैं, पर उस चीज़ का वास्ता महीनों बाद, सालों बाद होता है। मान लो कुछ चीज़ कंपनी कर रही है तो वो साल भर का अपना टारगेट बता रही है, पर उसकी तेजी आ जाएगी। ये कौन सी विधि है हमारे अंदर या इन्वेस्टरों के अंदर, ये इतनी तेजी ला देती है? भैया ऑपरेटर चीज़ें चलती हैं। समझो कि एक काम हो रहा है, आराम आराम से काम हो रहा है, आराम आराम से काम हो रहा है। एक कंपनी ने कह दिया कि मुझे एक ऑर्डर मिला है पर इसे मैं 2 साल बाद पूरा करूंगी, और वो एकदम से तेजी आ गई। तो या तो फ्यूचर का समझो आप कि भैया फ्यूचर में तेजी आ सकती है, इसलिए आज लेकर बैठ जाता हूँ। पर वो इतने बड़े बड़े ऑपरेटर क्या वो तेजी लाते हैं सिर्फ फ्यूचर के लिए? नहीं, वो आपके और मेरे पैसे को खींचने के लिए। तो हमें बहुत बाजार के अंदर समझना है। ये न्यूज़ आती रहेंगी, रुख बदलते रहेंगे, और रुख बदलने के लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बैठी हैं कि वो रुख बदलती हैं बार बार। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये वो, और सब में ध्यान रखना पैसा घूम रहा है, तो ये पैसे का काम हो रहा है। तो जब तक कि आप वाकिफ़ नहीं होंगे न्यूज बेस्ड चीज़ों से, फंडामेंटल से, विस्तार से, साइकोलॉजी से, तब तक आपको लगेगा कि तेज़ी आ गई, अभी तो गिरावट आ रही थी। आपके मेरे करने से कुछ नहीं होगा बाजार के अंदर, ये समझना। डोनाल्ड ट्रम्प 13 से 15 मई तक कहाँ है? चीन में। और चीन के ऊपर वो क्या कह रहे थे? टैरिफ लगा रहे थे बड़े बड़े। चीन ये कर रहा, चीन ये नहीं कर रहा, वो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। और आज आपको ये सुनने को मिला कि डोनाल्ड ट्रम्प खुद चीन में चले गए वार्ता करने के लिए। अब यहाँ से ही चाहे वो ईरान की सहूलियत करे या फिर वो अपने व्यापार की नीतियों को बढ़ाए। देखो सर, ये भारत के लिए बड़ा टेंशन का विषय बन जाएगा। कैसे कि एलन मस्क, एनवीडिया के CEO और डोनाल्ड ट्रम्प और अन्य अधिकारी कहाँ पर हैं? चीन की यात्रा में है, और वहाँ के राष्ट्रपति से वो कुछ समझौते या कुछ चीज़ें करेंगे। ऐसे तो गई नहीं वो। तो ये यात्रा से ज़्यादा व्यापार की स्थितियाँ ज़्यादा लग रही है। भारत उभरता हुआ देश है और अभी हम चीन से आगे तो है नहीं। चीन में क्या है, टेक्नोलॉजी ऐसी चल रही है जो हमारे पास पता नहीं कब आएगी। चीन हर चीज़ पर नंबर 1 बना पड़ा है, चाहे वो एनर्जी के सेक्टर में हो, चाहे सोलर के सेक्टर में हो,
चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, सब में वो नंबर बनने की चीज़ों को सोचता है। और अगर अमेरिका वहाँ जाएगा, देखो सर, अमेरिका को अपनी तरफ व्यापार बढ़ाना है। अब वो अमेरिका भारत का सगा नहीं है, ना वो चीन का है जहाँ से उसे चीज़ें मिलेगी। अच्छा, आपको पता है ना कि चाइना से हम भी बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, तो यानी कि चाइना में वो चीज़ें सस्ती मिल रही है। तो अगर हम वही चीज़ यहाँ बना रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प हमारे से जो ले लें, शायद वहाँ से और वो कम मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसका रुख ना आपको बाद में धीरे धीरे पता लगेगा कि वहाँ उन्होंने करा क्या है। भैया बैटरी सोलर में नंबर 1 है चीन, और अगर इसने वहाँ कुछ चीज़ें कर ली तो वो आप समझ लेना। सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी पे कंपनी वर्क करती है, आईटी कंपनी कौन सी है, एनवीडिया, तो उसके सीईओ भी वहाँ गए हैं। एलन मस्क जो आपको पता टेस्ला जिनकी आती है, वो भी वहाँ है। तो ये कोई बड़ी नीति है। देखो मैं आपको पूरा कह रहा हूँ कि ये 1 साल आपको उथल पुथल में ही देखने को मिलेगा, और ये चीन की यात्रा, इसके ऊपर आपके आउटकम बाद में आएंगे, क्योंकि एक तरीके से वहाँ पर कुछ ना कुछ वो चीज़ें करके आएंगे। थोड़ा मैंने आपको ये अलग तरीके से समझा दिया, पर इसको आपको समझ नहीं है, क्योंकि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, और वो चीज़ के ऊपर चीन पहले ही राजा बना पड़ा है, और अमेरिका जिस तरीके से चीज़ है वो आप समझ कर चल सकते हैं। भारत के शेयर बाज़ार में आज अचानक से तेज़ी आ गई, और वो एक न्यूज़ के कारण आई है। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, कुछ प्रस्ताव भेजना, उससे तेज़ी आना, उसमें पैसा तो ऊपर बढ़ा ही है ना, शेयर तो ऊपर बढ़ी है ना, निफ्टी तो ऊपर बढ़ी है, तो वहाँ पर क्या है, क्या वहीं जम जाएंगी? समझो, हमने तरीके नहीं समझे हैं। बाजार में तेजी आ गई, छोटे मोटे निवेश भाई अच्छे से तेजी आ गई, ये तो भैया खेल होते हैं, इसको आपको समझना है। तो अगर कुछ चीज़ के लिए कुछ प्रस्ताव मंत्रालय में भेजे जा रहे हैं, वो पूर्ण कब होंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी आपको समझना है। सरकार टैक्स में राहत दे सकती है, खबर के बाद रुपया और शेयर बाजार दोनों। देखो क्या है कि विदेशी निवेशक भारत की तरफ बहुत कमा रहे हैं, रुपया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये चीज़ें आप समझे कि इसको कुछ ना कुछ उपाय जो है भारत सरकार करने के लिए बैठी है। तो एक प्रस्ताव पर काम हो रहा है, और वो कौन सा है, सरकार भारतीय बॉन्ड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर लगने वाले टैक्स में बड़ी कटौती पर विचार कर सकते हैं। ये एक स्थिति आप समझ लें कि आरबीआई ने एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा और कहा कि गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करें ताकि हमारी स्थितियां और अच्छी हो सकें। क्योंकि अगर बॉन्ड्स के ऊपर विदेशी निवेशकों को कुछ अच्छा दिखेगा तो वो निवेश करें, उससे क्या होगा, भारतीय के अंदर विदेशी पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो उनको लुभाना तो है, पर ये क्या है, ये एक प्रस्ताव है, और उस प्रस्ताव से आज आपको तेजी मिल गई। समझो इसका चीज़ें कब तक पूरी हो सकती हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, पटेल इंजीनियरिंग का एक रिजल्ट आने वाला था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पटेल इंजीनियरिंग रिजल्ट आने वाला था। आप इसको समझो कि पटेल इंजीनियरिंग ने राजस्व यानी रेवेन्यू में गिरावट के बावजूद चौथी तिमाही में मुनाफा 2 गुना हुआ, शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार समाप्त हो, यानी कि इसका एक रिजल्ट आ गया, Q4 आ गया। और कंपनी के अंदर आपको देखने को मिला है कि इसने अपने सेल को कम, हमारे लिए क्या है, सेल को कम करना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो पटेल ने वो कर दिया। पर एक चीज़ मैं बताऊंगा, साल दर साल सेल कम करना वो भी देखना है, पर क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाना, भैया वो कौन बताएगा हमें। साल दर साल तो इसने सेल कम करी, पर जो इससे पिछले 3 क्वार्टर गए हैं उससे ज़्यादा करी है। यानी कि जब आप ऐसी स्थितियाँ देखें कि भाई साल में तो एक बार इसने कम कर दिए, पर पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी अगर हम देखें तो उससे ज़्यादा चौथी सीढ़ी में इसने बढ़त हासिल की है। तो ये एक पॉजिटिव इसका रिजल्ट है। भले ही देखो सर कुछ चीज़ छुपे होती हैं, उसको आप समझ लेना, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले आप ये समझो कि कंपनी के पास 31 मार्च 2026 तक करीब 15,119 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, और इस वित्त वर्ष में कंपनी के पास 4,400 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी और आ गए हैं।
भविष्य की संभावित परियोजना के लिए कंपनी ने एक बोली लगाई थी जो L1 बोली जाता है, जिसके अंदर इसने 1660 करोड़ की बोली लगाई, जिसके अंदर इसे सबसे कम बोली लगाने वाला भी घोषित किया गया। इसके लिए भी इसे ऑर्डर जल्द मिल सकते हैं। तो ये भी आप समझो कि 1660 करोड़ के ऑर्डर भी इसे जल्द मिल सकते हैं। एक परियोजना है गोंगरी जल विद्युत परियोजना, मैंने आपको जल विद्युत के अंदर ज़्यादा वर्क करेगी। तो यहाँ पर 144 मेगावाट की इसकी ये परियोजना है, उसके अंदर लगभग 1700 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर है। उसके लिए इसने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। आप समझे कि कितनी इसकी चीज़ें आगे बढ़ रही है। और अगर ये चीज़ें पूरी हो जाती है तो अगले बार इसका फिर हमें रेवेन्यू और उसके अगले क्वार्टर में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर रेवेन्यू में कमी हुई है। मार्च 2025 में कंपनी ने 1612 करोड़ की सेल की थी और 1421 करोड़ की इस बार कर दी है। 44 करोड़ का इस बार प्रॉफिट कर दिया, प्रॉफिट कंपनी ने बढ़ा दिया है। देखो सर, एक चीज़ समझो कि साल भर साल तो उसने कम कर दी, पर आप अगर जून का देखें 1233 करोड़, सितंबर देखें 1208 करोड़, दिसंबर 2025 देखें 1239 करोड़, यानी कि इन 3 क्वार्टर से 1421 करोड़, यानी कि 3 महीनों के अंदर चौथा क्वार्टर बढ़त के साथ इसका आया है। अब इसका जो अगला क्वार्टर आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आप समझ कर चलना, क्योंकि इसने 3-4 क्वार्टर में लगातार बढ़त हासिल की। भले ही साल दर साल कम की है, पर आप देखो कि कंपनी जब सुधरती है तो वो एक क्वार्टर उससे बढ़कर अगर कुछ कर रही है तो वो सुधरने की स्थिति। फिर भी ये कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा, और तब जब कंपनी का माइनस में अदर इनकम है जो 53 करोड़ है। तो मेरे हिसाब से साल देखे तो कम किया है, पर अगर तीनों क्वार्टर से देखें तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया। अच्छा, मैंने आपको फिर कहा है इसकी रणनीति क्या है। क्वार्टर 4 तो इसका जैसा मर्जी आपको देखने को मिल गया और इस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। क्वार्टर 4 से ज़्यादा दिलचस्पी इस कंपनी के अंदर है, वो है विजय केडिया साहब की, जिसके अंदर 1.01% की हिस्सेदारी अभी भी कंपनी के अंदर वो लेकर बैठे हैं। तो जब वो कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसकी क्या आएगी, न्यूज आएगी। तो तभी मैंने उस दिन कहा था कि इस रिजल्ट के बाद 3 महीने और देखने हैं, क्योंकि इसका फोकस जो है विजय केडिया के साथ जुड़ा पड़ा है। तो अब ये समझ कर चलें 3849 करोड़ का कंपनी के अंदर रिजर्व है, उधार कंपनी कम कर रही है, 1560 करोड़ का है। तो ये वो सारी चीज़ है जिसे आप समझ कर चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे शुगर सेक्टर। तो सेक्टर कोई सा भी हो, वहाँ एक रणनीति चलती है। एक न्यूज़ से लगेगा आपको बहुत कुछ अच्छा होगा। बीते दिनों 3 हफ्ते पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहाँ पर एथनॉल के ऊपर कुछ चीज़ें की गई थी, जहाँ बताया गया था कि E85 और E100 ऐसी एथनॉल का मिश्रण करेंगे जहाँ 85% से लेकर हम 100% तक के एथनॉल का मिश्रण करेंगे, जो हमें आगे की दिशा के लिए आयात पर निर्भर कम कर देगा। और सरकार इसके लिए जो गाड़ियाँ बनाती है उनसे ऐसा इंजन बनाने के लिए कह रही है जो E85 और E100 पर एथनॉल के मिश्रण पर वर्क करे। तो ये उस दिन न्यूज कंपनी के अंदर, यानी कि शुगर सेक्टर में 2 दिन उजाले लेकर आई थी। और मैंने आपको समझाया था ये एक प्रस्ताव है, समझ रहे, ये एक प्रस्ताव है, और जिससे हमें अभी आगे की चीज़ देखनी चाहिए। पर अगर इस पर एथनॉल पर कंपनी वर्क कर रही है तो ये एक फ्यूचर उसने दिखा दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, अचानक से तेजी आ सकती है, अचानक से गिरावट आ सकती है। इसके आगे मायने क्या है आपको ये समझना है। तो ये तो न्यूज़ क्या है कि शेयर के अंदर उछाल गिरावट ला सकती है, न्यूज़ बेस हो रहा है। पर वो जो न्यूज़ है ना, वो ही बहुत कुछ बोलती है। अगर E85 E100 में वर्क होगा तो एक प्रस्ताव है, और जब होगा, जब वर्क करेगा तो वो एक फ्यूचर हो गया। वहाँ भी ये मैंने समझाया था। अच्छा, आज क्यों गिरा है, अब आप ये समझ लो। देखो सर, चीनी निर्यात प्रतिबंध से द्वारिका केस और बलरामपुर चीनी और अन्य कंपनियां प्रभावित हुई, जिससे शेयर के अंदर 4% से गिरावट तेजी आई है। मतलब 4% ज़्यादा गिरावट, गिर गए हैं शेयर। चीनी वाले क्यों गिर गए हैं, मैंने कहा ना कि न्यूज आएगी ये हो जाएगा, न्यूज आएगी वो हो जाएगा, समझो। तो सर, चीनी के अंदर सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिए हैं, ये आप समझ कर। और तत्काल से ये प्रभाव भी कर दिया है कि भैया ये प्रतिबंध है कि हम चीनी बाहर नहीं बेच सकते। इससे हम देख रहे हैं कि भैया चीनी वाली कंपनी अगर बाहर नहीं बेचेगी तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, बड़ी टेंशन आई। उसने क्या करा, शेयर को गिरा लिया। पर इसकी रणनीति नहीं समझी, ये क्यों हो रहा है। तो सर, 2 तरीकों से कंपनी इसके अंदर, सरकार इसके अंदर सोच रही है। हमारी अलग और सोच उनकी अलग है। किस तरह, चीनी की बढ़ती रेट उसको कम करने के लिए, एक तो घरेलू उपलब्धता बराबर करने के लिए, भैया ज़्यादा निर्यात होगा तो कुछ कंपनी फिर यहीं बेचेंगी ताकि यहाँ की रेट थोड़ा कम हो जाए, एक फ़ायदा पब्लिक का।
दूसरा देखो कि अगर हम E85 और E100 के लिए एक मसौदा तैयार कर रहे हैं या E20 या हम कर ही रहे हैं एथनॉल के लिए, तो फिर इससे ये नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गन्ना जो है, जैसे हम फिर जो उसके सिरे से बनता है ना एथनॉल, तो फिर एथनॉल ज़्यादा नहीं बनेगा। अगर हम निर्यात नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा एक टारगेट भी तो है ना एथनॉल का। तो देखने में कुछ लोगों को ये निगेटिव लग रही है, पर अगर इसके विशेष अगर आप देखें फ्यूचर, तो सरकार एक तो रेट कम करने के लिए, दूसरा एथनॉल भी तो बनेगा ना फिर उस गन्ने से। और जो भी मैंने पिछले बताया, तो हर एक न्यूज का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है। मैं आपको वो समझाने के लिए बैठा हूँ। तो सर इसमें यह भी कहा गया है, आप समझिए यूरोपीय संघ जो हमने यूरोप से व्यापार कर रखे हैं, अमेरिका को निर्यात की जाएगी, उनके लिए रोकी नहीं जा रही है ये, समझ गए, उनके लिए अभी भी है। और दूसरा उपलब्धता कराना ताकि रेट कम हो सके, फिर एथनॉल पे भी ज़्यादा वर्क हो सके। तो ये आपको बहुत समझ कर चलना पड़ेगा, है ना। अभी बीते दिनों आपने देखा कि अडानी जी, गौतम अडानी जी मुकेश अंबानी को पछाड़ कर एशिया के नंबर 1 इंसान बन गए और वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर भी वो थे। अब वो नंबर 1 एशिया के बन गए अमीर, मैंने आपको बताया था। तो वो किस तरीके से बने थे, काम करके, उनकी कंपनी अच्छा वर्क कर रही हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, तभी तो बने हैं ना वो। ऐसा तो नहीं सकता कि उनके शेयर गिरे जा रहे हैं वो नंबर 1 बन गए, नहीं। 2 नंबर पे पहुंचे थे तब भी वो काम करके पहुंचे थे। और ऐसी कोई सी भी कंपनी अडानी ग्रुप की नहीं है जो अच्छा काम नहीं करती हो। तो आपको क्या समझ में आया, अगर आप अच्छी कंपनी, अच्छी चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं तो आपने सिर्फ पैसा लगाया, काम वो गौतम अडानी जी कर रहे हैं और वो कंपनियां कर रही है। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैंने तो इस पे पैसा लगा दिया, काम तो वो कर रहा है जी, मैं तो बैठा हूँ। पर वो कंपनियां भी तो अच्छी होनी चाहिए। अगर गौतम अडानी जी को फिर से वर्ल्ड में तीसरे, दूसरे या पहले पे जाना है, तो उनकी जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं भैया, वो तो अच्छा वर्क करेंगी तभी पहुँचेंगी। इतनी सी साइकोलॉजी है, और हमारी साइकोलॉजी हमेशा कामयाब होती है अगर आप चीज़ों को समझें। बसंत में अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 700 रुपये करीब आ गया था, है ना। और आज 3 महीने में कितना पहुंच गया पता है आपको, 1400, डबल हो गया है। और वहीं उससे बीच में आया था कि ये एशिया के नंबर 1 बन गए, तब भी मैंने आपको समझाया था। मार्च में अगर मैं 1800 रुपये करीब का शेयर जो है अडानी इंटरप्राइजेस था, 1800 रुपये करीब का, आज 2700 में पहुंच गया है। तो यहाँ अगर शेयर के अलावा अगर आप माइंड किसी साइकोलॉजी के तहत चीज़ों पे लगाएंगे कि वो किस चीज़ पे वर्क कर रही है, क्या चीज़ों पे वर्क कर रही है, तो हम यकीनन अच्छे कदमों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये छोटी न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सीखने वाली चीज़ है। यहाँ से मैंने आपको अडानी ग्रुप के बारे में आपको चीज़ें समझाई हैं, अगर आपको समझ में आए तो। दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ तो HFCL का शेयर आपको पता है लगभग 1-1.25 महीने में बहुत भाग गया है, उच्चतम स्तर को छू रहा है, बड़ी तेज़ी के संग चीज़ें आ रही हैं। HFCL डिफेंस में भी कंपनी ने बताया था कि मैं बहुत अच्छा वर्क करेंगे। टेलीकॉम सेक्टर में तो कंपनी, ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट्स में तो कंपनी वर्क कर रही है, पर डिफेंस इसका एक टारगेट है जहां पर ये अच्छा रेवेन्यू उठाएगा। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, HFCL द्वारा 230 करोड़ रुपए की लागत से एक नई रक्षा निर्माण सुविधा यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की मंजूरी दी गई है इसको। ये घोषणा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 14 मई 2026 को की गई है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है HFCL में आ गई। और क्यों आ गई, क्योंकि उसने रक्षा की एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की घोषणा की जिसकी उसको मंजूरी मिल गई है। अब ये फ्यूचर दिखा रही है, क्यों, क्योंकि एकदम तो ये होगा नहीं कि भाई आज इन्होंने कहा कल हो जाएगा, नहीं, इसमें भी समय होगा, वो भी आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं इसमें बनेगा क्या। इस सुविधा में मुख्य रूप से मल्टी मॉडल हैंड ग्रेनेड्स होते हैं, बम से होते हैं, वो किसी फेंक देते हो, उसके तरह अन्य रक्षा उत्पाद भी यहाँ बना करेंगे। अभी हम क्या है, आयात पर निर्भर हैं। कंपनी की योजना सालाना लगभग 40 लाख यूनिट हैंड ग्रेनेड बनाने की है। यहाँ से कुल निवेश इस परियोजना में 230 करोड़ रुपए करीब लगेंगे। इस प्लांट को पूरा होने में दिसंबर 2027, यानी कि पूरा अभी 2 साल हैं। पर अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, डिफेंस के लिए चीज़ें बता रही है, मेक इन इंडिया की स्थितियां बता रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक बेस्ट स्थितियां हो सकती हैं।
ओला ने बीच में, आपको सब पता है, तेजी आ गई, वो आ गई, सब अच्छी अच्छी न्यूज़ थी। अब फिर से ओला के अंदर चीज़ें आ रही है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ओला सिर्फ स्कूटर पे वर्क नहीं कर रहा है, ओला अपनी बाइक पे वर्क कर रहा है, ओला अपने बैटरी सेल पर वर्क कर रहा है, ओला बड़ी बैटरी उस पर वर्क कर रहा है। दूसरा आप चीज़ों समझो कि अगर इनकी एक गीगा फैक्ट्री है जो 6 गीगावाट तक की उसकी क्षमता है, तो ऐसे तो कंपनी ने उस चीज़ को बनाया नहीं होगा। अब वहाँ 4680 भी बैटरी बन रही है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ओला अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ये बैटरी बना रहा है तो वो इस नीति को आगे भी बढ़ाएगा। वो अपनी बाइक में नहीं लगाएगा या अपनी स्कूटर में लगाएगा, बल्कि इसको भारतीय मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं, गाड़ियाँ बनाती ईवी, उनको भी दे सकता है और वैश्विक स्तर की तरफ भी दौड़ सकता है। देखो सर, आज ये बात सच हो गई। मैं क्यों ऐसा बताता हूँ, क्योंकि अगर इसकी गीगा फैक्ट्री के अंदर ये सारी पहली एकमात्र ऐसी कंपनी है भारत के अंदर जो बना रही है, तो वो ऐसे तो बना नहीं होगी, उसे अप्रूवल भी मिलते जा रहे हैं। तो वहीं से एक दिशा दिखी थी, जब हमारे सामने बार बार आ रहा है कि इसके पास एक बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो कुछ ना कुछ तो करेगी। आज वही न्यूज आई है, इसे आप समझना। ओला इलेक्ट्रिक वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माताओं को, यानी कि और जो इस तरीके से ईवी पे वर्क करते हैं, बैटरी सेल की आपूर्ति करने के लिए बातचीत कर रही है। अभी बातचीत कर रही है, पर ओला ने ये हमें बता दिया। तो ये क्या है, ये ओला की एक नई उपलब्धि आ गई, आप समझ कर चलना। मामले से परिचित लोगों के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की आंतरिक मांग से आगे, यानी कि जो उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, उसकी जो मांग है उससे आगे निकल रही है। अभी एक विस्तार कर रही है, और वो इसकी जो लिथियम आयन बैटरी की सेल की जगह है जहाँ ये बन रहा है, बैटरी पैक की आपूर्ति के लिए कई वैश्विक और घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माता के साथ बातचीत कर रही है। बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर इसकी बैटरी भारत की मैन्युफैक्चरिंग जो ईवी करती हैं वो लगा ले तो इसका वैल्यू बढ़ेगी। फिर विदेशों के अंदर अगर ये इस तरह से करे, इसकी और वैल्यू बढ़ेगी। तो आप ये समझकर चल सकते हैं। देखो सर, गीगा फैक्ट्री संजय करती है जिसकी स्थापित क्षमता 6 गीगावाट की 4680 बैटरियां बन रही है। ऐसा करने वाली टेस्ला इंक के बाद ये एकमात्र कंपनी बन गई है। ओला एकमात्र कंपनी ऐसी बन गई है जो टेस्ला इंक के बाद इसने इस तरीके का वर्क किया है। बड़ी तुलना हो रही है ओला की, ये आप समझ कर चलना। ये चर्चाएं ऐसे समय हो रही है जब ओला अपने सेल निर्माण कार्यों के विस्तार में तेजी ला रही है। सूत्रों के अनुसार जुलाई 2027 तक स्थापित क्षमता जो 6 गीगावाट है, इसे 12 गीगावाट कर देगी। 2028 तक इसको 20 गीगावाट बढ़ाने की उम्मीद है। तो ये इतनी सारी चीज़ें ओला ने बताई है, पर चीज़ों को समझो कि अगर ओला स्कूटर बाइक में अपनी बैटरी लगा रहा है, धीरे धीरे अपनी यूनिट को बढ़ा रहा है, तो इसके पास एक तुरुप का पत्ता है जो इसकी गीगा फैक्ट्री सेल है जहाँ से बैटरी का निर्माण होता है। और वो एकमात्र ऐसी बैटरी है भारत की जो ओला ही बना रहा है। और टेस्ला इंक के बाद इस तरीके का कार्य जो ये कर रही है कि दूसरों को बैटरी देगी, तो ये ओला ने कर दिया। समझो, जब तुलना कुछ चीज़ों से होती, अच्छा हर चीज़ के लिए से अप्रूवल मिल रहा है, और जब ये इतनी बेकार काम करे फिर अप्रूवल क्यों मिल रहा है? तो कुछ तो चीज़ें हैं जिसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसका Q4 पर नज़र रहेगी, वो कब आ रहा है अभी हमें पता नहीं लगा, उसके बारे में हम समझेंगे। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आड़े दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।